क्लास 9th। हम अब जो टॉपिक हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर 8 का यानी कि गति का, वो है स्पीड यानी कि चाल। ठीक है, ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है। नोट्स में आपको ऑलरेडी भेज चुकी हूँ, तो आप अपने नोट्स देख लीजिए और उसमें से इस टॉपिक को आप समझते जाइए। पहला टॉपिक है चाल, जिसको मैंने आपको रिवाइज करने के लिए फिर से दिया है। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी कि जब भी हम कोई गाड़ी चलाते हैं या कोई भी वस्तु ऐसी होती है जो एक जगह से दूसरी जगह चल के जा रही है, तो अगर वह एक जगह से दूसरी जगह चल कर जा रही है तो आप उसकी चाल यानी कि स्पीड को पता लगा सकते हैं। केवल आसान सा काम आपको करना है कि जितनी दूरी उसने चली है अपॉन उतनी दूरी को चलने में उसने कितना समय लिया, अगर आप इन दोनों का डिवीज़न कर लेंगे तो जो फाइनल आपका आंसर आएगा वो दिखाएगा आपको चाल। अब मैथ्स जो है एक व्यावहारिक विज्ञान है बच्चों। आप हर चीज़ जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं उसके सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ पर मिलेंगे, इसलिए ये समझना और पढ़ना बहुत आसान हो जाता है अगर हम उन व्यवहारिक एग्जाम्पल्स को फटाफट देखते जाएं, समझते जाएं। ठीक है, तो जो मैं बोल रही हूँ आपसे, आप ध्यान रखिएगा उन सब चीज़ों को। तो इसका फॉर्मूला हो गया S = d/t। ठीक है, और मात्रक, क्योंकि दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड, यानी कि समय और दूरी हम जिन जिन चीज़ों में जिन जिन मात्रकों में नापते हैं उन्हीं के मात्रकों को हमें रख देना है यहाँ पर। तो इस हिसाब से दूरी हम हमेशा नापते हैं मीटर में और समय हमेशा हम नापते हैं सेकंड में। तो इस हिसाब से क्या बन गया मात्रक, मीटर/सेकंड। इसे हम मीटर/सेकंड भी लिख सकते हैं या हम चाहें तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अब सेकंड को हमने क्या किया, बटे में के निशान से ऊपर ले आए, यानी कि पहले ये हर था, अब हम इसे ऊपर ले गए और इस वजह से इसके ऊपर लग गया -1। पहले जब ये नीचे था तब इसकी घात थी केवल 1। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। फिर आ गई आपकी एक समान चाल, एक समान और असमान चाल। अब ये मैंने आपको पहले भी आपको इसे समझा चुकी हूँ जब मैंने ये टॉपिक शुरू किया था, जब ये चैप्टर शुरू किया था। एक बार फिर से हम अब देख लेते हैं। अब स्पीड के लिए यूनिफॉर्म स्पीड कब होगी, जब कोई भी वस्तु, ठीक है, कोई भी कार है या कोई भी बाइक है या कोई भी ऐसी वस्तु है जो चल रही है। अब मान लीजिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच रही है, तो क्या हो गया, अगर हम उसकी पूरी दूरी को सपोज़ ये देख लें कि हर 1 मिनट बाद या हर 1 घंटे के बाद या हर 10 सेकंड के बाद वो कितनी दूरी चल रही है। तो सपोज़ कोई कार है या कोई भी वाहन है, वो सपोज़ हर 1 मिनट के बाद 10 किलोमीटर चल रहा है ना। तो समय अंतराल हम हर बार क्या रखेंगे, या तो 1 मिनट या 1 घंटा, जो भी हमें रखना हो। अब हम यहाँ 1 मिनट रख रहे हैं, तो ये 10 किलोमीटर चलता है 1 मिनट में, तो दूसरे 1 मिनट में भी 10 किलोमीटर चलेगा, तीसरे 1 मिनट में भी 10 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, तो जब आप फाइनली चाल या स्पीड निकालेंगे तो वो स्पीड कैसी आएगी, बिल्कुल एक समान स्पीड आएगी। क्यों, क्योंकि इसने बराबर जो समय था उसमें बराबर दूरी को तय किया। इसी का उल्टा हो जाएगा असमान चाल। अगर समय अंतराल तो बराबर है, 1 मिनट बाद मान लीजिए यहाँ उसने 10 किलोमीटर तय किया था, लेकिन उस दूसरे 1 मिनट में उसने सपोज़ 20 किलोमीटर तय कर लिया, तो ये एक असमान चाल का जो एग्जाम्पल है वो नहीं हुआ। इसके बाद जो टॉपिक है, इसका लास्ट टॉपिक जो है उसे देख लेते हैं। दिशा के साथ चाल यानी कि वेग। अभी हमने पढ़ा चाल, अब हम पढ़ेंगे वेग। आपने देखा कि वेग में भी चाल आ रहा है, यानी कि दिशा के साथ। जब हम अभी इसमें भी चाल ही को मापेंगे, लेकिन बस दिशा साथ होगी। यानी कि जो अभी इससे पहले हमने जो चाल जो टॉपिक पढ़ा है, स्पीड जो टॉपिक पढ़ा है, वो कैसा टॉपिक था, वो जो एक क्वांटिटी थी वो स्केलर क्वांटिटी थी। ये जो क्वांटिटी होगी, क्योंकि इसमें दिशा भी हो गई है, तो इसलिए क्या कहलाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। और वेग को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेलोसिटी। मैंने दोनों तरह के नोट्स भेजे हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरे कैमरे में केवल एक ही टाइप के नोट्स पे मैं फोकस कर सकती हूँ, तो मैंने प्रेफर किया कि मैं हिंदी वाले नोट्स को प्रेफर कर रही हूँ।
और उन्हीं को मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कैमरे में। तो ध्यान से देखिएगा, जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाती है और हम उसमें डायरेक्शन का भी पूरा ध्यान रखते हैं, तो ऑब्वियसली तब दूरी की जगह इसी फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, केवल विस्थापन। क्योंकि आप भी जानते हैं जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और दिशा का ध्यान हम नहीं रखते हैं, बिना दिशा के हम किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी को लेते हैं तो वो दूरी कहलाती है, लेकिन दिशा के साथ ली गई दूरी को हम कहते हैं विस्थापन। तो ऑब्वियसली सिर्फ चाल और वेग में केवल इतना ही अंतर है कि वेग में आप विस्थापन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि किसी भी वस्तु ने कितनी देर में कितना विस्थापन किया है, कितनी दूरी उसने कितना विस्थापित हुई वो अपनी जगह से, उसे हम ज्ञात करेंगे। और अगर दोनों का मान निकाल लें और डिवाइड कर लें, जो आंसर आएगा वो हमें बताएगा उस वस्तु का वेग। इसका भी SI मात्रक मीटर पर सेकंड ही होता है। ठीक है बच्चों, इससे अगला टॉपिक जो है वो है त्वरण, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं एक्सीलरेशन। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं अभी आपको इस टॉपिक से मतलब ये डेफिनेशन नहीं बता रही हूँ, मैं आपको बहुत आसान भाषा में एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगी, आपको तुरंत ये पूरा समझ में आ जाएगा कि त्वरण का मतलब क्या है। त्वरण का मतलब है जब आप अपनी गाड़ी चलाते हैं या कोई भी व्हीकल चलाते हैं, और जब आप व्हीकल चलाना शुरू करते हैं तो ज़रूरी तो नहीं है कि आप हर समय एक ही स्पीड पे चलें, कभी आपकी स्पीड कुछ होती है, कभी आपकी स्पीड कुछ होती है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट पर आपकी स्पीड सेम हो। तो जब आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग स्पीड को हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि प्रारंभिक वेग, है ना। जिस वेग से हमने अपने वाहन को चलाना शुरू किया और अंत तक पहुँचते जिस वेग पर हम पहुँच जाते हैं उसे हम कहते हैं अंतिम वेग। अब सबको ये चीज़ क्लियर हो गई, यहाँ प्रारंभिक वेग, इधर अंतिम वेग, यानी कि एक ही वस्तु का वेग प्रारंभ में आपने ज्ञात किया, फिर अंत में आपने ज्ञात किया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस वेग के परिवर्तन को ज्ञात करेंगे। परिवर्तन का मतलब समझिए, सपोज़ आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप गाड़ी चला रहे थे और लास्ट आते आते आप 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाने लगे। तो ये तो हो गया आपका U और ये हो गया आपका V। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो जो फॉर्मूला है एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण का, वो कहता है कि वेग में परिवर्तन। तो वेग में आप परिवर्तन कैसे निकालेंगे, पहले 10 किलोमीटर था और बाद में हो गया 20 किलोमीटर, तो 20 माइनस 10, यानी कि हम परिवर्तन हम ऐसे ही तो निकालते हैं। ठीक है, तो हमने वेग में परिवर्तन निकाल लिया अपॉन T, यानी कि वो समय जो कि A पॉइंट से B पॉइंट तक जाने में लगा। इस परिवर्तन में जो समय लगा उसे हम कहते हैं T। जब इस पूरे को हम सॉल्व कर लेते हैं, जो आंसर निकालते हैं उसे हम कहते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब हो गया त्वरण, यानी कि आपके वेग में समय के साथ साथ क्या परिवर्तन आया। अब ध्यान से देखिएगा, इसका मात्रक क्या होगा। जाहिर सी बात है, ऊपर ये जो पूरी क्वांटिटी है ये वेग है, यानी कि वेलोसिटी, और हमें पता है कि वेलोसिटी की जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो आप जानते हैं, मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया है कि मात्रक कैसे बनाते हैं, इसीलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। मैं आपको दोनों तरीके से बता रही हूँ कि आप मात्रक बनाना भी सीख जाएं। और अब ध्यान से देखिए, ऊपर का जो मात्रक है उसमें क्या है, अंश और हर है। नीचे के मात्रक केवल एक होल नंबर के फॉर्म में है, केवल अंश है, उसके नीचे 1 लगा लीजिए, ये 1 चला जाएगा ऊपर और ये s इस जाके गुणा हो जाएगा इसमें। इसका अर्थ है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि अब त्वरण की जो मात्रक होगा वो होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ जब भी आप कोई फॉर्मूला लिखें, मैंने आपको कई बार बताया है, फॉर्मूले में आने वाले हर एक सिंबल के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, लास्ट में मैंने एक लाइन और लिखी है बच्चों, यह धनात्मक एवं ऋणात्मक हो सकता है। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा अपनी स्पीड को बढ़ाएं ही,
अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी स्पीड को घटा भी लेते हैं। हो सकता है स्टार्टिंग में हम बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहे थे, एंड आते आते हमने अपनी गाड़ी को बिल्कुल रोक दिया। तो उस अवस्था में आपका जो फाइनल वेलोसिटी थी, यानी कि जो आपकी अंतिम वेग था, वो कैसा हो गया, 0। और आपका फाइनल प्रारंभिक वेग क्या हो गया, कुछ भी हो सकता है, वो 0 से तो बड़ा ही है। अब यहाँ देखिए जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में हमेशा v आगे आता है, तो अगर v का मान ही 0 होगा तो जो भी u का मान होगा वो तो माइनस में चला गया। इसका मतलब, अब मैं आपको और बता दूँ, जो मान आएगा वो ऋणात्मक आएगा, ठीक। तो इसी तरह से दो तरह के मान आ सकते हैं, एक ऋणात्मक, एक धनात्मक। तो जब ऋणात्मक मान आता है तो हम उसे कहते हैं मंदन, यानी कि रिटार्डेशन, यानी कि गति को कम किया गया, गति में जो परिवर्तन आया वो ज़्यादा से कम की ओर था। लेकिन जब पॉजिटिव होगा गति में परिवर्तन, यानी कि कम से ज़्यादा की ओर होगा, तो हम क्या कहेंगे कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुआ। समझ में आ गया बच्चों? तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका रिवाइज हो चुका है। इसको अच्छी तरह सारे नोट्स के साथ आप अच्छी तरह रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है।